फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतज़ार भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विराट ने सोचा थाने में कुछ भी अनाप शनाप बोलने का मतलब अपने आप को फंसाना था। अब आगे उसने कहा, सर चोरी किस वक्त हुई मुझे तो यह भी नहीं पता। चोरी लंच टाइम में हुई। मैनेजर के रूम से सैलरी के लिए कैश आया था। इंस्पेक्टर, आगे जांच पड़ताल होती रहेगी। अभी तो हम शक के दायरे में आने वाले पर सरसरी तौर पर पूछताछ कर रहे हैं। विराट संयत होकर बोला, अगर राखी ने मुझसे 10 लाख रुपए की बात की तो उसका मतलब यह तो नहीं कि मैंने रुपए चुराए हैं। सर, दूसरे पहलू से देखिए, अगर मैं ऐसा करता तो क्या मैं प्रभात के सामने 10 लाख रुपए वाली बात बताता क्या? उसकी बात पर इंस्पेक्टर थोड़ी देर खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो। बात में तो तुम्हारी दम है। थोड़ी देर तक इंस्पेक्टर ने और भी पूछताछ की, फिर बोला, ठीक है अभी जाओ, मगर तुमसे आगे भी पूछताछ करनी होगी, इसीलिए शहर छोड़कर नहीं जा सकते हो तुम। इंस्पेक्टर को नमस्कार व धन्यवाद बोलकर दोनों बाहर आ गए। थोड़ी ही देर बाद दोनों घर में थे। अब तक अपने दोस्तों को छोड़ छाड़ कर आदेश भी घर आ गया था। उसने यह सब हादसा सुना तो वह बहुत घबरा गया और वह भी थाने जाने ही वाला था। तब तक दोनों लोग आ गए। सभी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। विराट ने सुबह से अब तक का घटनाक्रम बताया तो सभी के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं खिंच गई। सुमन की मां बोली, मुझे तो शुरू से ही लड़की ने तंग कर रखा है। विराट ने शालिनी नाम बताया तो वह बोली, शुरू से घर में पुकारने वाला नाम तो राखी ही था। लिखा पढ़ी का यह नाम शालिनी होगा तो पता नहीं, हम सभी तो राखी नाम से ही जानते हैं। विराट उलझन भरे स्वर में बोला, लेकिन राखी के साथ भी कोई नहीं था। फिर वह वीडियो क्लिप किसने बनाई? मेरी समझ से इतने बड़े कारनामे में अकेली राखी नहीं हो सकती। सोचने वाली बात है कि जब राखी मेरे साथ सुबह थी तब वहां हमारे आसपास कोई था, तो लंच टाइम में चोरी हुई और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। आदेश बोला, कोई ऑफिस का बंदा इसमें इन्वॉल्व है, मगर कौन है वह? दिल्ली के पोश इलाके के लक्ष्मी नगर में एक भव्य आलीशान कोठी के बेडरूम में एक इंडस्ट्री का मालिक अंकित मल्होत्रा अपने बेड पर किसी सोच विचार में बैठा हुआ था। अंकित लगभग 35 वर्ष का था। चेहरे से आकर्षक और सुगठित शरीर वाला, इस समय नाइट ड्रेस में था। चेहरे से ही मालूम पड़ रहा था कि वह बहुत ही परेशान है। थोड़ी देर बाद उसने अपने पास पड़ी हुई फोटो उठाई। फोटो में एक अत्यंत सुंदर युवती बड़ी आकर्षक मुद्रा में मुस्कुरा रही थी। वह भर्राए स्वर में बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? बहुत देर तक फोटो को देखने के बाद उसने फोटो फेंक दी और कड़े स्वर में बोला, पर नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ऐसा कहकर वह खड़ा हो गया और सैफ खोली। फिर उसने ड्रॉर से एक पिस्तौल निकाली, उसे घुमा फिरा कर देखा। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा, शायद किसी दुविधा में था। फिर पिस्तौल रख दी और बोला, अब तुम मुझसे नहीं बचेगी। जैसे तुम मुझे तड़पाती है वैसा ही तुझे अंजाम मिलेगा। उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आया, पर अगले ही पल में शांति गायब हो गई और बेचैनी छा गई। अब उसका स्वर हिंसक था। नहीं, तुझे नहीं मारूंगा। अगर एक बार में ही तू मर गई तो तड़पेगी कैसे? तेरे लिए तो ऐसी सजा होनी चाहिए जिसे तू तड़प तड़प कर मरे। मन ही मन में कुछ सोचकर उसके जबड़े दृढ़ता से भींच गए, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो और उसका अंतर्द्वंद खत्म हो गया। राखी के घर में जश्न का माहौल था। लगता था जैसे कोई छोटा मोटा फंक्शन हुआ था। अब इस समय वहाँ कोई नहीं था और साहिल सोफे पर बैठा हुआ था। साहिल तो ऐसा खुश था मानो कोई खजाना मिल गया हो उसे। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पी रखी हो। वह बोला, डियर राखी, यू आर सो लकी फॉर मी दैट आई कांट टेल यू माई स्वीट हार्ट। राखी ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। साहिल फिर उठकर लगभग झूमते हुए बोला, कल का दिन बहुत खास है, हमको बहुत बड़ी खुशी हासिल होगी और हम तुम दोनों फिर जिंदगी भर ऐश करेंगे। अच्छा राखी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह राखी के यहाँ से चल दिया। बाहर आकर वह अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसे पहले ही कार के पास अंधेरे में मौजूद साया कार की डिग्गी में समा गया। साहिल आकर कार में बैठा और कार को स्टार्ट किया और वहाँ से चल दिया। उधर दूर एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके की तरफ झुग्गी में एक व्यक्ति बोतल खोले हुए बैठा था। सामने नमकीन भी रखी थी। पास में उसका साथी भी था। दोनों धीमे धीमे स्वर में बातें कर रहे थे और बड़े ही सतर्क नजर आ रहे थे। इसमें थोड़े मोटे शरीर का और औसत कद का था, शायद 30 वर्ष का रहा होगा।
दूसरा दुबला पतला हड्डियों का ढांचा जैसे लगता था, मानो खाल उसके शरीर पर मड़ी हो। वह थोड़ा लंबे कद का, लगभग इसी उम्र का था। अब बहुत टाइम हो गया यार, जगन अभी तक नहीं आया। आएगा आएगा यार, तू मरा क्यों जा रहा है, टाइम तो देख। तभी धीरे से दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों की आंखें खुशी के मारे बल्ब की तरह चमक उठी। एक ने उठकर दरवाजा खोला और एक आदमी हवा के झोंके की तरह अंदर आया। बैग को उसके हाथ में देते हुए बोला, चूक नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें भी यमलोक का रास्ता देखना पड़ेगा। देख लो, गिन लो रुपए पूरे के पूरे। साहिल की कार अपनी कोठी के गेट के पास आकर रुकी। उसने हॉर्न बजाया तो गार्ड दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोल दिया। कार अंदर चली गई और पोर्च में जाकर रुकी। साहिल कार से उतरा और मस्त चाल से अंदर जाने लगा। गार्ड अपने कैबिन में चला गया। अब वहाँ सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा था। अंधेरे में भी एक तरह का अजीब सा सन्नाटा था। इतनी बड़ी कोठी साए साए कर रही थी, करती भी क्यों ना। साहिल के डैडी इस समय अपने काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए हुए थे। थोड़े समय पहले तक साहिल का बड़ा भाई अमर भी यहीं रहता था, पर इस समय पर अपनी पत्नी बच्चों सहित अपने जॉब के कारण दूसरे शहर में सेटल था। खैर, इस समय साहिल अकेला ही था। नौकर छुट्टी लेकर सर्वेंट्स क्वार्टर में जा चुके थे। साहिल एक खूबसूरत नौजवान था जो अमीरी में ही पला बड़ा था और मैनेजर की शानदार जॉब कर रहा था। वह अपना हर पल मौज में ही जीता था। वह अपने शानदार बेडरूम में दाखिल हुआ। कपड़े जूते उतारकर उसने एक तरफ रखे और बेड पर पसर गया। कुछ देर बाद उसे कुछ तलब महसूस हुई और वो उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। उधर सन्नाटे को भांपकर डिग्गी खोलकर वह साया निकला और इधर उधर देखता हुआ तेजी से अंदर की तरफ चल दिया। ज्यादा तेज रोशनी ना होने की वजह से उसे छुपने में आसानी हो रही थी। इसके चलने के ढंग से ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस कोठी के चप्पे चप्पे का पता है। वह थोड़ी ही देर में कोठी में गुम हो गया। बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। साहिल बाथरूम से नहाकर आ चुका था। आज वह कुछ अलग ही रंग में था। उसने मोबाइल में कोई नंबर सर्च किया। शीघ्र ही वह एक लड़की से बातें करने लगा। वह साया उसके बेडरूम में दाखिल हो चुका था और पर्दे के पीछे से बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। साहिल ने अब एक विस्की की बोतल निकाल ली, अपने लिए पैक बनाया और पीने ही वाला था कि तभी बाहर किसी के पैरों की आहट हुई, जैसे कोई देखता हुआ निकल गया हो। यह आहट सुनकर पर्दे के पीछे छुपा हुआ साया भी बुरी तरह से चौंका। साहिल ने पैक को टेबल पर रख दिया और देखने के लिए बाहर चला गया। इसी बीच में पर्दे के पीछे छुपे हुए साये ने गजब की फुर्ती से घातक जहर की पुड़िया को पैक में घोल दिया और साहिल के पीछे पीछे ही चल दिया और अंधेरे का सहारा लेते हुए वह बाउंड्री से कूदकर बाहर भाग गया। अंधेरी रात का नाम ही काली माँ है। न जाने कितने काले कारनामों को बड़ी सफाई से अपने आगोश में समेट लेती है। न जाने कितनी साजिशों को अंजाम देने के लिए बेकरारी से रात का और उससे भी ज्यादा बेसब्री से काली रात का इंतजार किया जाता है। और आज की रात कयामत की रात थी। साहिल ने बाहर निकलकर दूर दूर तक देखा, पर कहीं किसी का नामो निशान भी नहीं था। वह वापस लौटा। उसने सोचा कि लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई है। तभी दिमाग में धमक मालूम पड़ती है। सहसा उसे ऐसा लगा कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। उसने घूमकर देखा तो कोई फुर्ती से खंबे की आड़ में हो गया, जिसे वह नहीं देख पाया। वह बड़बड़ाया, यह साला नशा ही सर चढ़कर बोल रहा है। वह अंदर आकर बेड के पास पड़ी सोफा चेयर पर बैठ गया और अपना पैग उठाया। अब उसकी पीठ दरवाजे की तरफ हो गई। तुरंत ही दूसरा साया खंबे के पीछे से निकला और साहिल के बेडरूम की तरफ आया। अब उसके सामने साहिल की पीठ थी। वह दबे पैर आगे बढ़ा और जेब में से लोहे का तार निकालकर उसका गला दबोच लिया। साहिल का पैग उसके हाथ से छूट गया। साये ने देरी न करते हुए तार को गले में लपेटकर उसका गला कस दिया। साहिल का दम घुटने लगा। उसने अपने को बचाने की कोशिश में हाथ पैर चलाए, मगर हमला अचानक हुआ था। इसी वजह से ना तो उसे सोचने समझने का कुछ मौका मिला और न ही वह अपना पूरा बचाव ही कर पाया। इसके अलावा वह हल्के नशे में भी था। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया। अब साये ने तार मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और बड़े इत्मीनान से हाथ झाड़ते हुए वहां से भाग गया। साहिल पीछे की तरफ लुढ़क गया। इस प्रकार उसकी पीठ अब चेयर की पुश्त पर टिक गई। गार्ड की एक झपकी पूरी हो चुकी थी। फिर उसने अपने सिर को झटका और उठकर खड़ा हो गया। अपनी घड़ी में समय देखा 11 बज गए थे
उसने सोचा एक राउंड और लगा लूं। उठकर उसने एक गिलास पानी पिया और थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पर डाला। इससे थोड़ी ताजगी महसूस हुई और वह राउंड पर निकल पड़ा। जैसे ही चक्कर लगाकर वापस आने को मुड़ा, उसे लगा कि कोई कोठी के अंदर दाखिल हुआ है। यह देखकर उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई चोरी करने के इरादे से घुस आया है। उसने तुरंत ही शोरगुल मचा दिया। अपने आप उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। उसके शोरगुल से सभी नौकर जाग गए और वे भागकर वहां इकट्ठे हो गए। सभी लाइट्स ऑन कर दी गई। सहसा यह हंगामा सुनकर जो शख्स अंदर गया था वह भी घबरा गया और तेजी से निकलकर भागा। उसने देखा मैं पकड़ा जाऊंगा। अपने को घिरे हुए देखकर उसने चेतावनी दी, अगर किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो सभी को भून डालूंगा। ऐसा कहकर पिस्तौल दिखाते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथ में पिस्तौल देकर सभी सहम गए। वह धीरे धीरे पीछे हटता गया। जैसे उसने बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश की, यहीं पर वह कमजोर पड़ गया। गार्ड ने हिम्मत की और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसको देखकर नौकर भी दौड़ पड़े और सभी ने उसे घेर कर पकड़ लिया। सारे नौकरों ने और गार्ड ने उसको घेर कर पकड़ लिया और साहिल को सूचना देने के लिए नौकर उसके पास गया और तुरंत ही चीखते हुए बाहर आया। नौकर ने कांपते हुए गार्ड को बताया, वह साहिल बाबू, क्या हुआ उनको? किसी ने उनको मार डाला है। अब तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। साहिल के डैडी और भाई को भी सूचना दे दी गई। लगभग आधे घंटे में पुलिस की जीप वहां सायरन बजाते हुए हाजिर हुई। इंस्पेक्टर विजय राज जीप से तेजी से उतरे और आगे बढ़े। उन्हें देखते ही गार्ड और सभी नौकर आगे बढ़े। उन्होंने जिस व्यक्ति को पकड़ रखा था उसे देखते ही इंस्पेक्टर के मुंह से आश्चर्य भरी आवाज निकली। आप फ्रेंड्स बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।